गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। शानदार और बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इस करंट अफेयर्स को आपको सुबह मिलेगा डेली शाम को सुबह 7:30 पर। सुबह आपको 7:30 पर यहां पर आपको करंट अफेयर्स सीएल कैरियर एकेडमी के चैनल पर मिलेगा। सीएल कैरियर एकेडमी है ना, आपको सुबह 7:30 पर देती है शानदार और बेहतरीन करंट अफेयर्स। तो चलिए इसको पढ़िएगा और इसके साथ जो भी स्टैटिक जीके के फैक्ट होंगे उसको भी लिख लीजिएगा और लगातार पढ़िए और याद करिए, तभी आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न जो होगा, हमारा पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मिस्र के कायरा में, कायरा मिस्र की राजधानी है, वहां पर निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन हुआ है और वहां पर चल रहा है 17 से 24 फरवरी तक। तो 17 से 24 फरवरी तक मिस्र के काहिरा में जो निशानेबाजी विश्व कप हुआ है उसमें भारत का क्या प्रदर्शन रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF है ना, ISSF का पूरा नाम होता है इंडिया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन निशानेबाजी विश्व कप 2023 की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, राइफल जो प्रतियोगिता में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। किसने भारत के लिए क्या है, स्वर्ण पदक जीता है, यह बताना। आपके पास 4 विकल्प है, रुद्राक्ष पाटिल, रिदम संगवान, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और वरुण तोमर। तो इसका क्या जवाब होगा? तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा रुद्राक्ष पाटिल। रुद्राक्ष पाटिल का बिल्कुल सही जवाब है, रुद्राक्ष पाटिल इसका जवाब हो जाएगा, है ना। इन्होंने जीता है यहां पर पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब इसके बारे में और हम आपको जानकारी देते हैं कि ये मिस्र जो देश है उसकी राजधानी काहिरा में आयोजित हुआ है ना, जो शूटिंग विश्व कप है उसके बारे में। तो 10 मीटर एयर राइफल में अब देखो भारत ने राइफल प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल और एक जो है कांस्य पदक जीता है। भारत ने राइफल प्रतियोगिता में भारत ने राइफल प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। और राइफल रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ये बात याद रखिएगा, राइफल रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। और राइफल में और किन लोगों ने जो है मेडल जीते हैं, ये तो हो गया रुद्राक्ष पाटिल जिन्होंने जीता है राइफल में 10 मीटर एयर राइफल में। रुद्राक्ष पाटिल ने जीता है मैक्समिलियन उलब्रिच ना, जो कि जर्मनी के हैं। मैक्समिलियन उलब्रिच उनको हराया और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ध्यान रखिएगा, मैक्समिलियन, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, मैक्समिलियन उलब्रिच को हराया। मैक्समिलियन उलब्रिच ने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, जबकि रुद्राक्ष पाटिल ने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में। यह बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और राइफल प्रतियोगिता में भारत का रैंक जो रहा है वो तीसरी रैंक रही है, यह भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा भी इसी प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ है। काहिरा में चल रहे ISSF निशानेबाजी विश्व कप में किसने 50 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता?
पहले वाला 10 मीटर में था, अभी वाला 50 मीटर में है। तो 50 मीटर में किसने जो है गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। 50 मीटर में राइफल में इन्होंने जीता है। तो ये दूसरा गोल्ड मेडल हो गया ना, दूसरा गोल्ड मेडल हो गया। तो पहला था रुद्राक्ष पाटिल 10 मीटर, दूसरा ऐश्वर्य प्रताप सिंह 50 मीटर। पचास मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीता, अलेक्जेंडर शर्मिल को हराया। इन्होंने अलेक्जेंडर शर्मिल को हराया। अब ध्यान रखिएगा, यह 3 गोल्ड मेडल मिले थे राइफल में। एक है रुद्राक्ष पाटिल, याद रखेंगे रुद्राक्ष पाटिल 10 मीटर राइफल, है ना, ये याद रखना है। दूसरा गोल्ड, ये हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड की। दूसरा गोल्ड ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इनका पूरा नाम है। इन्होंने 50 मीटर राइफल में, है ना, और एक जो है ना मिक्स है, मिश्रित स्पर्धा, मिक्स में जो जीता है, मिक्स में जो जीता गया है मिक्स में जो जीता गया है 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित, है ना, नर्मदा राजू और रुद्राक्ष पाटिल। तीसरा गोल्ड मेडल है नर्मदा राजू और रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पाटिल, इन दोनों लोगों ने, ये जो है ये हो गया मिश्रित, मिश्रित श्रेणी 10 मीटर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल में। तो ये 3 गोल्ड मेडल हो गए, है ना, राइफल में 3 गोल्ड मेडल। एक कांस्य पदक था, कांस्य पदक महिला वर्ग में जीता गया है ना, 10 मीटर महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता गया है, 10 मीटर महिला वर्ग में। दस मीटर तिलोत्तमा सेन, 10 मीटर महिला वर्ग, महिला। तिलोत्तमा, तिलोत्तमा सेन 10 मीटर राइफल, है ना। क्या जीता इन्होंने? तिलोत्तमा सेन ने कांस्य। तो कुल राइफल में 4 पदक आए हैं और 4 पदक में 3 गोल्ड मेडल हैं और एक कांस्य पदक। तिलोत्तमा सेन 10 मीटर राइफल में कांस्य पदक इन्होंने जीता है, तो 4 मेडल आए हैं। उसके बाद जो है पिस्टल में 2 मेडल आए हैं, पिस्टल में 2 मेडल आए हैं। और इस तरीके से ओवरऑल प्रतियोगिता में भारत जो है 6 मेडल जीता है और इसकी रैंक सेकंड रही है। ओवरऑल प्रतियोगिता में भारत जो है 6 मेडल जीता है ओवरऑल, और भारत की रैंकिंग सेकंड रही है। ओवरऑल प्रतियोगिता में जो है भारत की रैंकिंग चार गोल्ड, एक गोल्ड जो है, एक गोल्ड मेडल जो आया है वो आया है पिस्टल वाले में। तो भारत का स्थान, भारत का स्थान सेकंड, ओवरऑल राइफल पिस्टल दोनों मिला के स्थान सेकंड, 6 मेडल। कुल मेडल की संख्या कितनी है? 6, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल और 2 जो है कांस्य पदक। 6 में से 4 गोल्ड, 2 कांस्य, एक कांस्य और एक गोल्ड जो है पिस्टल में जीता गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होगा।
चलिए, तो ये आप लोग ये सारी बातें याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब से कब तक बढ़ा दिया? तो केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग 22nd लॉ कमीशन का जो कार्यकाल है उसको कब से कब तक बढ़ाया है? इसके कार्यकाल को बढ़ाकर कर दिया इसका जो से अगस्त 2024 तक। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, डी इसका जवाब होगा। अगस्त 2024 तक का इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 22वें विधि आयोग का, है ना, जो इसका कार्यकाल अभी जो है समाप्त होने वाला है। 1.5 साल का और कार्यकाल का विस्तार दे दिया गया इसे, 1.5 साल के कार्यकाल का विस्तार दिया गया है 22वें विधि आयोग के। ये जरूर याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए, अब विधि आयोग, पहले विधि आयोग का गठन 1955 में, पहले विधि आयोग गठन 1955 में। अध्यक्ष, पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष रहे वो रहे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ रहे, ये भारत के पहले महान्यायवादी भी रहे। MC सीतलवाड़ पहले विधि आयोग के जो है अध्यक्ष भी हैं। 22वें विधि आयोग, 22वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, 22वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ऋतुराज अवस्थी हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। पहले विधि आयोग का गठन 1955, अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अभी इसके कार्यकाल को 1.5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट लॉ कमीशन, अंग्रेजों के समय जो लॉ कमीशन बना था, आप देखेंगे पहले लॉ कमीशन जब बना अंग्रेजों के जमाने में तो लॉर्ड मैकाले उसके अध्यक्ष बने थे, है ना। तो इस तरीके से विधि आयोग का गठन समय समय पर किया जाता रहा है। डी अगस्त 2024 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मुंबई चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है CD देशमुख। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, CD देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। CD देशमुख रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। इस तरीके से नाम बदलने की प्रक्रिया काफी हो रही है। और भी बताइए, महाराष्ट्र में जो है नाम बदले गए हैं। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया, आप लोग बताइए, है ना। तो CD देशमुख जो है मुंबई चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है। अब देखिए, CD देशमुख कौन रहे हैं? CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर हैं। CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर रहे थे, है ना। 1939 में RBI गवर्नर बने। ये बात याद रखिएगा। 1939 में RBI के पहले गवर्नर बने थे और आजादी के समय भी RBI के गवर्नर थे। एक और बात ध्यान रखिएगा, आजादी के समय, स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता के समय, आजादी के समय यही RBI गवर्नर थे। RBI के गवर्नर थे। ये भी ध्यान रखिएगा, आजादी के समय भी RBI गवर्नर CD देशमुख थे। CD देशमुख का पूरा नाम क्या है? CD देशमुख का पूरा नाम, तो CD देशमुख का जो पूरा नाम है मैं आपको बता देता हूं, आप जरूर याद रखिएगा। CD देशमुख का जो चिंतामन द्वारकादास देशमुख, इनका पूरा नाम जो है वो है चिंतामन द्वारकादास
देशमुख, चिंतामन द्वारकादास देशमुख इनका पूरा नाम है, ये बात याद रखना है आपको, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक है, तो इसका नाम बदल दिया गया, आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी सर्जियो रामोस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? किस देश के बहुत ही महत्वपूर्ण फुटबॉल खिलाड़ी है, नाम है सर्जियो रामोस, ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। खेल खिलाड़ियों चर्चित व्यक्तित्व से प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो जो सर्जियो रामोस जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी संन्यास लिया है, स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी संन्यास लिया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से जो है संन्यास ले लिया, ये स्पेन के खिलाड़ी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 2005 में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, 2005 में इन्होंने शुरुआत की थी। स्पेन के लिए रिकॉर्ड 180 जो है प्रदर्शन किया था, 180 जो है मैच खेले थे। पेरिस सेंट जर्मेन और रियल मैड्रिड के पूर्व डिफेंडर सर्जियो रामोस ने अपने इसकी घोषणा की है। तो ये स्पेन के हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। सर्जियो रामोस इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। स्पेन की राजधानी रियल मैड्रिड है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्पेन की राजधानी है रियल मैड्रिड। हाल ही में अर्जेंटीना ओपन टेनिस 2023, हाल ही में अर्जेंटीना ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ है उसका खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज या कार्लोस अल्कारेज, इन्होंने जीता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बहुत महत्वपूर्ण है। और कार्लोस अल्कारेज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब इन्होंने जीता है? तो कार्लोस अल्कारेज जो हैं स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किसे हराया है? ब्रिटेन के खिलाड़ी को हराया है जिनका नाम है कैमरून नारी। इन्होंने ब्रिटेन के कैमरून नारी को हराया। तो इन्होंने कैमरून नारी जो ब्रिटेन के हैं इनको हराकर अर्जेंटीना ओपन टेनिस 2023 का खिताब जीत लिया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। आप इस प्रश्न को, हाल ही में अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में, है ना, किसे नामित किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, है ना, जो बाइडेन ने किसके? विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? होता क्या है कि विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है वो अमेरिका से होता है, या अमेरिका जिसको नामित करता है उससे होता है। पहली बार किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को, है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति ने नामित किया है ना। तो ध्यान के इसका उत्तर हो जाएगा बी, अजय सिंह बंगा या अजय बंगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। ये डेविड मालपस है ना, वर्तमान में डेविड मालपस थे, डेविड मालपस की जगह अजय बंगा को नामित किया गया। डेविड मालपस ने अपना पद छोड़ दिया है। डेविड मालपस की जगह अब अजय सिंह बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। अब देखिए विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, है ना। विश्व बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, है ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन इसके लिए कहा जाता है, कई जगह 1944 में बताया जाता है, लेकिन इसकी विधिवत जो है स्थापना 1945 में हुई थी, दिसंबर 1945, है ना। 1944 भी आपको इंटरनेट वगैरह पर देखने को मिलेगा, लेकिन उस सम्मेलन का देखते हैं कि जब 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो उसी सम्मेलन में इसकी स्थापना की बात की गई थी, है ना। तो वैसे दिसंबर 1945 में स्थापित, और इसका जो है मुख्यालय जो है हेड ऑफिस जो है वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी,
है ना, ये ध्यान रखिएगा। वाशिंगटन डीसी, विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों एक ही दिन स्थापित हुए थे और मुख्यालय भी दोनों का एक ही दिन है। और जो विश्व बैंक का सदस्य बनता है वो जो है आईएमएफ का भी सदस्य बन जाता है। वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं। तो विश्व बैंक के बारे में आप जरूर जानें। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अब अजय सिंह बंगा इसके क्या होंगे, इसके नए प्रमुख होंगे। इनको नामित किया गया है डेविड माल्पास की जगह। वर्तमान में मास्टर कार्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। अजय सिंह बंगा जो है मास्टर कार्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। मास्टर कार्ड के सीईओ, मास्टर कार्ड के सीईओ भी ये रह चुके हैं। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अजय सिंह बंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने की मंजूरी किसने दी है? मतलब इस प्रश्न का मतलब है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने वाला है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, और ये शुरू करने की मंजूरी इनमें से किसने दिया है? सेबी, इरडा, ट्राई या आरबीआई? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सेबी। देखो सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज को जो कंट्रोल करने वाली एक संस्था है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, उसी ने मंजूरी दिया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज को। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज को उसने मंजूरी दी है सेबी ने। सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, हिंदी में बोलते हैं सेबी। सेबी के बारे में जानते हैं कि सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी का मुख्यालय कहां है? सेबी की जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन इसको 30 जनवरी 1992 को लीगल अथॉरिटी प्राप्त हुई। सेबी स्थापना, सेबी की जो स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को वैधानिक स्थिति प्राप्त 30 जनवरी 1992 को, है ना। सेबी की साइट पे देखेंगे यही डाटा लिखा होगा। 12 अप्रैल 1988 को इसको स्थापित किया गया था। यह भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इसका मुख्यालय जो है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद में इसके और भी कार्यालय हैं। मुख्यालय इसका जो है सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई, और चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली और अहमदाबाद में इसके क्या है, क्षेत्रीय जो है कार्यालय भी। इसका जो पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप ध्यान रखेंगे, इसको जरूर याद रखिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है सेबी का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, अब जरूर जान रखिएगा। अब हम एनएसई के बारे में जानते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना जो हुई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय भी जो है मुंबई में है। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्थापित, और इसका हेड ऑफिस जो है वो है इसका भी मुंबई में है, याद रखिएगा, है ना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनका भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। चलिए ये सारी बातें याद रखिएगा।
अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी शुरू कर रहा है NSE। क्षेत्रीय भाषा मलयालम में, क्षेत्रीय भाषा जो है मलयालम में अपना निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का, देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? मतलब कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो भारत में पहली बार जो है अपना निर्णय मलयालम भाषा में प्रकाशित करेगा? होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा जो है अभी तक अंग्रेजी है, वो अंग्रेजी में ही अपने कार्य करते हैं। तो अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसको प्रकाशित करने का जो सिस्टम शुरू हो रहा है, पहली बार मलयालम चूंकि केरल की जो है वहां की राजभाषा है, तो इसका जो आराम से उत्तर दे सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका जवाब हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट मलयालम में प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, है ना। मलयालम भाषा में प्रकाशित कर रहा है, और मलयालम भाषा जो वहां की एक अपना राजभाषा है और एक क्षेत्रीय भाषा है, तो ये बात याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते रहते हैं, आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा, है ना। पहला हाईकोर्ट बन गया जो रीजनल लैंग्वेज में जो है प्रकाशित कर रहा है। आजकल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत सारे रिनोवेशन भी शुरू किया जा रहा है। एक प्रश्न आप लोग बताएं कि भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है जिसने अपनी कार्यवाही को सार्वजनिक किया और उस कार्यवाही को मतलब लाइव चलवाया? आपको बताना है कि किस हाई कोर्ट ने अपनी कार्यवाही को लाइव प्रकाशित किया। ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोग इसका कमेंट करके उत्तर बताइए। हम इसका उत्तर कल आपको जरूर कमेंट करके हम देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो इसका उत्तर बताते हैं। हाई कोर्ट की कार्यवाही को लाइव दिखाने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, केरल हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट है जिसने अपने निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो अपनी भाषा है वो अंग्रेजी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा संविधान में ही बताई गई है, अंग्रेजी है। लेकिन अब रीजनल भाषाओं में भी कार्रवाई वगैरह शुरू करने की, ये सब करने की जो है क्या किया जा रहा है। संसद की भाषा जो है हिंदी और अंग्रेजी है। चलिए, हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 80वें 18th नंबर के ग्रैंड मास्टर, अभी एक दो महीने पहले ही हमने बताया था 79 वाला, 78 वाला, तो उसको भी याद रखिएगा। अब भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं ये बताना है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर, 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश NR। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ये विशाखा NR के भाई हैं, है ना। और ये बन गए हैं 80वें ग्रैंड मास्टर, 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये बात याद रखना है। एम प्रणेश, ये ध्यान रखिएगा, ये 79वें ग्रैंड मास्टर हैं, 79वें। कौस्तभ चटर्जी ये 78वें ग्रैंड मास्टर हैं, ये भी याद रखेंगे। तो तीनों लाइन से है। विशाखा, विघ्नेश NR के भाई हैं विशाखा NR, ये 59वें, भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि दो भाई जो है ना, पहले ऐसा आ रहा है कि दो भाई ग्रैंड मास्टर बने हैं, है ना। अपने दो भाई जो है ग्रैंड मास्टर, विशाखा NR, विघ्नेश NR। विशाखा NR 59वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे, जबकि विघ्नेश NR 80वें नंबर के बने हैं, अभी सबसे लेटेस्ट। तो याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। एम प्रणेश 79वें और कौस्तभ चटर्जी जो है 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ये जो है शतरंज में होते हैं, शतरंज, चेस, शतरंज में, है ना, होता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। ये सभी आपको ये इस तरीके से याद रखना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी ये चीज पढ़िए और लिखिए, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।